नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि पालघर के बाद नांदेड़ में साधु की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि हत्या के मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। इसके अलावा 10 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में सह अभियुक्त था आरोपी। ये भी आपको बता दें कि पिछले महीने पालघर में एक साधु की हत्या पहले ही हो चुकी है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो चौंकाने वाला मामला है। एक और साधु की हत्या कर दी गई है महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि हत्या के मामले में कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। इसके अलावा आरोपी के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि 10 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में वो सह अभियुक्त रह चुका है। ये भी आपको बता दें कि पिछले महीने पालघर में एक साधु की हत्या हो चुकी है। तो इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक चौंकाने वाले मामले सामने आते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले पालघर में जब एक साधु की हत्या हुई थी तो तमाम साधुओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला था और इस बीच ये कहा गया था कि तमाम साधु जो हैं महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे और इसी बीच एक महीने के अंदर दूसरे साधु की हत्या भी यहां पर हो चुकी है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गाड़ी है जिस गाड़ी में जा रहे थे साधु, जहां उनकी हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जो आरोपी है 10 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में सह अभियुक्त रह चुका है। ये भी आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक दो साधुओं की हत्या हुई है महाराष्ट्र के अंदर एक महीने के अंदर। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। शुभम, क्या जानकारी है आपके पास? पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले में कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में एक महीने के अंदर दो साधुओं की हत्या हुई है तो ऐसे में पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर और वहां की सरकार के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। देखिए, लगातार जिस तरीके से एक महीने में दो बार वो भी महाराष्ट्र में जो है साधु की हत्या हुई, इसके बाद अब कहीं न कहीं सवाल महाराष्ट्र सरकार और यहाँ पर पुलिस के ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक ही महीने में दो बार घटना हुई, पहले पालघर में यह घटना, जिसके बाद शनिवार की रात जहाँ पर नांदेड़ में यह घटना हुई और जिसके बाद अब पुलिस ने महाराष्ट्र की पुलिस ने यहाँ पर जो नांदेड़ की स्थानीय पुलिस थी वहाँ उन्होंने तेलंगाना से जाके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस आरोपी ने उनकी हत्या की थी, दो एक साधुओं की और एक उनके जो सेवक थे उनकी हत्या की थी। उसके बाद उन्हें तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। आकर ये कहना ये होगा कि जिस तरीके से पशुपति महाराज की जो हत्या की गई थी उसमें ये अब मामला अब काफी राजनीतिक तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये अब कल देखना जब होगा कि पूछताछ में क्या कुछ मालूम होता है कि आखिर की इस वजह से उस आरोपी ने इन दो साधुओं की हत्या की थी। ये अब देखना जो है। हालांकि पुलिस पहले भी कह रही कि लूटपाट की अंजाम की वजह से जब वो आरोपी चोर युवक जब वहां पर चोरी करने गया था तब वहां पर उसने देखा कि इनकी नींद खुल गई, इस वजह से उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन और भी कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अब ये पुलिस की रिपोर्ट जब आएगी उसमें साफ शब्दों में जो है स्पष्ट हो सकता है। लेकिन शुभम, पहले जब साधु की हत्या हुई थी उस दौरान महाराष्ट्र की सरकार का ये कहना था कि पूरा मामला जो है अफवाह से जुड़ा हुआ है, जो तर्क अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। क्योंकि अफवाह अगर फैलती है तो ऐसे में क्या हत्या कर दी जाती है? किसी भी तरह की अफवाह फैल जाएगी तो ऐसे में हत्या हो जाएगी क्या? इस पूरे मामले में उनका ये कहना है कि लूट से जुड़ा हुआ मामला था और जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि जो आरोपी है वो शव को ले जाना चाहता था। तो ऐसे में ये पूरा मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र की पुलिस और वहां की सरकार एक बार फिर से अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं जिस तरह से अलग अलग बयानबाजी हो रही है उसमें यह साफ शब्दों में कहना होगा कि महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं अपने आप को जो राजनीतिक जो गलियारों में जो सवाल उठते हैं महाराष्ट्र सरकार से पहले भी पालघर में जो साधु संतों पे काफी सियासी बवाल मचा हुआ था, उससे कहीं न कहीं अब जो है सबक महाराष्ट्र सरकार सीख गई होगी कि जिस तरह से अगर कार्रवाई नहीं की जाती या अलग अलग इस मामले को तूल दिया जाता तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में गिर जाती। इस वजह से जो है बातें वो कहीं
कहीं गोल घुमा फिरा कर यहाँ पर बातें की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस कुछ और कह रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार भी कुछ इसमें अलग तूल दे रही है। हालांकि जिस तरीके से जो बात स्पष्ट हुई कि जो उनका शव जिनकी जो हत्या हुई है, उनका शव पशुपति महाराज जो रहते थे उनका शव ले जाने की कोशिश करते। हालांकि गांव वालों ने जब उन्हें देख लिया तब वो इनके शव को नहीं ले जा पा और वो वहां से फरार हो गया था। कहने की अब यह देखना बात होगा कि इसमें अब और नया कौन सा कड़ी जो है सबके सामने आती है। अच्छा, ये भी आप बताइए कि ये साधु जिस मंदिर से संबंध रखते हैं या जिस आश्रम से संबंध रखते हैं, वहाँ के लोगों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? क्या इनकी किसी प्रकार की कोई आपसी रंजिश थी या किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला था जो कि उनके संज्ञान में था? उनसे कोई बातचीत हो पाई है क्या आपकी? देखिए, अभी तक किस तरह से वहाँ के स्थानीय लोगों की अभी तक कोई बयान सबके सामने नहीं आया है। जब हमने संपर्क करने की कोशिश, तो हालांकि इस मुद्दे पर अभी कोई बात करने के लिए कोशिश, हालांकि हमने पुलिस से भी संपर्क साधा था, तो पुलिस भी इस मामले पर भी कोई सफाई देने को तैयार नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि जब हम पूरी कार्रवाई कर लेंगे तब हम खुद लोगों को बता देंगे। जिसके बाद थोड़ी शाम होते होते महाराष्ट्र तेलंगाना जिले से आरोपी को वहां से पकड़ लिया है। तब ये कल का दिन बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल बहुत सारी बातें निकल के आएंगे, कुछ जांच किए जाएंगे, उसमें पूछताछ वाकई किया में जाएगा। नजर आप बना के रखें। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दिलीप कुमार तेलंगाना से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप, हम आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे कि तेलंगाना पहुंच जाता है आरोपी, वहां पर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्या ये शख्स तेलंगाना का ही रहने वाला है? और इसके बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है आपको? चलिए, दिलीप से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लेकिन सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की बात करें या तमाम ऐसे संगठन जो कि साधुओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि एक महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक के बाद एक 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जो है वो मुस्तैद होती हुई हालांकि ज़रूर नजर आई। एक आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो फिलहाल नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि पुलिस का ये कहना है कि 10 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में ये सह अभियुक्त रह चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही साधु हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। और हमारे संवाददाता दिलीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी दिलीप, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है तेलंगाना से, क्या इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, आपको बता दो, महाराष्ट्र के नांदेड़ उमरी स्थित आश्रम के साधु की हत्या मामले का आरोपी तेलंगाना पुलिस की गिरफ्त में है, जो कल हाल ही में शाम जब देर रात पुलिस वाहन चेकिंग कर रहे थे, उस वक्त ये आरोपी वाहन में जो लाश थी उन दोनों को लाशों को उसमें लेकर गाड़ी के साथ फरार हो गया था। और वहाँ पे जब पुलिस वाहन चेकिंग कर रहे थे दौरान उसको अरेस्ट कर लिया गया। नाम साईनाथ है, उसके साथ और एक आरोपी भी है साईराम बोल के। तो दोनों को वहाँ पे पुलिस ने उस वक्त मौके पे अरेस्ट किया और महाराष्ट्र पुलिस को सौंपा गया। जी अच्छा, ये बताइए कि इसके पीछे का मकसद एग्जैक्टली बताया क्या जा रहा है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इसे सांप्रदायिक हिंसा से या सांप्रदायिक मामले से ना जोड़ा जाए। फिलहाल की अगर बात की जाए, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में एंगल क्या है, आखिर किस वजह से इनकी हत्या की गई? जी, अगर बात करें जांच की तो जो फिलहाल पुलिस के हिरासत में है, पुलिस जांच पे पता ही चलेगी। आरोपी साईनाथ रात के समय आश्रम में दाखिल हुआ था। हत्या को अंजाम देने के बाद वह साधु का शव अपने साथ ही ले चला गया था। बताया जाता है कि जिसे साईनाथ साधु पशुपति महाराज का शव कार में रखकर बाहर निकालने लगा, तभी उसी कार दरवाजे में फंस गया था और शोर की आवाज सुनकर छत पर सो रहे 2 अन्य सेवादार आ गए। तो उसी के बाद वो लाश को वैसे ही अपनी गाड़ी के साथ लेके चले गए। उसके बाद वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। माना जाता है ये जो सूत्रों के अनुसार कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य साधु बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी वो लगातार हम तक पहुंचा रहे थे। पूरे मामले को लेकर जांच लगातार की जा रही है और गिरफ्तारी इस व्यक्ति की ज़रूर हो चुकी है जिसे आरोपी बताया जा रहा है।
और चलिए अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के फैसले की। जी हां, आपको बता दें घरेलू उड़ानें कल से शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर 3 राज्यों ने आपत्ति भी जाहिर कर दी है। ये भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ का विरोध यहां पर है। हालांकि एक राज्य मान चुका है। ये भी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान का हवाला दे दिया है। राज्यों ने अपने अपने तर्क यहाँ सामने रखे हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से 25 मई से घरेलू उड़ान जो है उनकी शुरुआत होने जा रही है। और इस बीच महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में हालांकि सरकार की तरफ से अपनी तैयारियां पूरी हैं और 25 मई से सुबह 4:30 बजे से उड़ान जो है वो शुरू होने जा रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। तो बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से राज्यों ने अपने अपने तर्क यहां पर केंद्र सरकार के सामने रख दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उड़ानें शुरू होने जा रही हैं 25 मई से। इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं पूरे मामले को लेकर 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ का विरोध जो है वो लगातार जारी है। तो कल से उड़ानों के संचालन की बात कही जा रही है। राजधानी दिल्ली इसके लिए बिल्कुल तैयार है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 25 मई से सुबह 4:30 बजे पहली उड़ान यहां पर शुरू होने जा रही है। ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारें तैयार नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस बीच खबर ये भी मिल पा रही है कि महाराष्ट्र ने इसको लेकर हामी भर दी है। बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जो इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान को लेकर अपना हवाला दे दिया है। उनका ये कहना है कि इसके चलते उड़ानें संभव नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी हामी भर दी है। तो 25 मई से उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। रायपुर से दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए उड़ानें भरी जानी है। हालांकि पश्चिम बंगाल अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू होते ही टिकटों की बुकिंग में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। दिलीप अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उड़ानों को लेकर भी अब कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार, ये तमाम ऐसी रार हैं जो देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि कोरोना हो या इस तरह की कोई भी आपदाएं आए, लेकिन राजनीति कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। और रहा सवाल कि इन राज्यों में अगर कलकत्ता या मुंबई में उड़ानें नहीं हो पाएंगी तो उसका बहुत सारा मकसद जो है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बड़े अहम एयरपोर्ट है हिंदुस्तान के लिए और इनका व्यावसायिक तौर पर भी और अदरवाइज भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि इन 2 एयरपोर्ट्स का भी इस्तेमाल हो। तूफान आए या कुछ आए, देखिए सिविल एविएशन का जुरिसडिक्शन होता है एयरपोर्ट्स का, सरकारों का बहुत हाथ नहीं होता उसमें। लेकिन कोरोना की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एयरपोर्ट को तैयार तो इस समय राज्य सरकारों को ही करना पड़ेगा कि वो सैनिटाइज्ड है कि नहीं है। जो ट्रैफिक अंदर जाता है उसको ठीक से सैनिटाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है।
उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है नहीं की जाती है। तो ये सब इश्यूज जो हैं वो सरकारों पर, राज्य सरकारों पर ही निर्भर करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि सरकारें खुद भी पहले आगे मतलब इसमें आगे बढ़ें और एक निश्चय के रूप में इसको लें, और जिससे कि जो जो बिल्कुल कमर्शियल एकदम स्टैंड स्टिल है देश में, वो खत्म हो सके। बिल्कुल 25 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है और जैसे कि लगातार जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सुबह 4:30 बजे पहली उड़ान की शुरुआत होने जा रही है। दिलीप जी, कोरोना काल है, हर तरफ अगर हम देखें तो प्रिकॉशंस की बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को संभालने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में क्या हम ये माने कि अर्थव्यवस्था को इससे बूस्ट मिलेगा, नंबर 1, और दूसरी बात ये है कि क्या एयरपोर्ट्स का नज़ारा अब कुछ बदला हुआ मिलेगा हमें ज़रूर? क्या हम लगातार ये उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे तो लगता है दोनों ही चीजें आप जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक होने जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आखिर किन पहियों पे चलती है? यही तो ट्रांसपोर्ट और ये तो बहुत अहम पहिए हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। और रहा सवाल कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है, मास्क लगाना है, तो दृश्य तो एयरपोर्ट के बिल्कुल फर्क होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिलीप अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार, और वाकई में बूस्ट तो ज़रूर मिलने जा रहा है अर्थव्यवस्था को। टिकटों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 6,000 से इसकी शुरुआत बताई जा रही है, लेकिन जैसा कि हमने अपने तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है कि बीजेपी शासित राज्य और गैर बीजेपी शासित राज्य, ऐसे राज्यों के बीच में रार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल ने इनकार किया है कि उड़ानें भरने के लिए भी उनका राज्य तैयार नहीं है। हालांकि झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर भी ऐसा ही विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र से जरूर अच्छी खबर आई। महाराष्ट्र ने आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर अपनी हामी भर दी है और ऐसे में 25 मई से उड़ानों की शुरुआत हिंदुस्तान में होने जा रही है। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि हम खोखले पैकेज लेकर नहीं आएंगे और साथ ही उनका ये भी कहना है कि कोरोना से लड़ना अभी हमारी पहली प्राथमिकता है। राज्य परिवहन ने भी सराहनीय काम किया है। ये तमाम बातें कही हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। और इसी विषय पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता मुरारी सिंह। मुरारी, और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? देखिए, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उन तमाम लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना संक्रमण लोगों को सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था करने में जुटी हुई है। मई के आखिरी तक 14 से 15,000 आइसोलेशन बेड जो है वो तैयार कर लिए जाएंगे, चाहे वो मुंबई का आईबी सेंटर हो या फिर वर्ली का मैदान हो, बीकेसी ग्राउंड हो, ऐसी तमाम जगहों पर सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से आंकड़े की बात कही गई थी, 1 लाख से 1.25 लाख आंकड़े मई तक हो सकते हैं, ऐसे में एक बड़ी कामयाबी हम लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि 33,786 जो मामले हैं वो पॉजिटिव हैं और उसमें 13,000 से ज्यादा मरीज जो है वो ठीक होकर के अपने घर गए हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को ये पूरी तरह से बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है और वो जल्द ही इन सारे मसलों पर काबू पा लेगी। जी, लेकिन मुरारी, ये भी आप बताइए कि ऐसा पूरा समय चल रहा है कोरोना को लेकर, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को हमने सुना और साफ तौर से उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में लॉकडाउन को जिस तरह से लागू किया गया वो सही नहीं था। और ऐसे में उनका तर्क ये भी था कि अब लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाना, अचानक से हटा देना ये संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाए? मुख्यमंत्री दोनों तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन लगाना सही नहीं था, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हटाना संभव नहीं है। आखिर क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री?
देखिए, मुख्यमंत्री की बातों से एक चीज तो जरूर साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र में 31 मई के बाद भी लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आज की अगर ताजा स्थिति की बात करें तो 3,000 के आसपास नए मामले हुए हैं, 50,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो सरकार जरूर जो है कि जनता को कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में बताना चाहती है, स्थिति और हालात के बारे में। हालांकि जनता से बचने के लिए वो कहीं न कहीं लॉकडाउन जो जल्द लागू किया गया है, इसका टिकरा वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर छोड़ना चाहती है, क्योंकि मजदूर बड़े पैमाने पर फंसे हुए थे, श्रमिक फंसे हुए थे और दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले यहाँ के महाराष्ट्र के लोग भी काफी फंसे हुए थे। तो शायद एक वजह ये हो सकती है कि महाराष्ट्र सरकार इन सब चीजों से बचने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मुरारी। और इस वक्त सचिन अहीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। सचिन जी, स्वागत है आपका। हम आपसे ये समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का ये कहना है, आज जब वो जनता से मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लागू करना सही फैसला नहीं था। थोड़ा सा विस्तार में आप हमें बता पाएंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है? मुझे लगता है कि इस उनके बयान को एक अलग तरीके से लिया गया है। और आप अगर पूरे देश में अगर हम देखेंगे तो देश के पंतप्रधान के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, और इसका समर्थन सभी स्तर के लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि महाराष्ट्र ये पहले राज्य था जबकि इसकी संख्या भी बहुत कम थी और ये निर्णय उचित था। ये आज के पूरे आंकड़ों के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना था कि कोई बहुत बड़ा हमारे लिए उत्साही निर्णय नहीं था कि भाई लॉकडाउन किया जाए, उनका कहने का अर्थ था, लेकिन ये करना पड़ा। और आज भी इसको जारी रखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसमें जो आज जो बाधित लोग हैं उसकी संख्या जो बढ़ते जा रही है, अगर वो तभी वो निर्णय नहीं लिया होता तो शायद इसकी संख्या और बड़ी पैमाने पे बढ़ सकती थी। सचिन जी, जो ये बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खोखले पैकेज लेकर नहीं आएंगे। किस तरह के हालात हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो हम सभी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र की सरकार कोरोना वायरस को लेकर क्या सतर्क नहीं थी, या क्या वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव हो गए? वहां पर अभी भी रणनीति को लेकर विचार किया जा रहा है। हम हर रोज देखते हैं कि अस्पतालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए लगातार आप नए आदेश दे रहे हैं। तो क्या पहले से तैयारी नहीं थी महाराष्ट्र की सरकार की वहां पर? देखिए, अगर ये बात अगर हम कहें तो आज भी हम केंद्र सरकार और उसके जो निर्देश होते हैं और आईसीएमआर के निर्देश होते हैं उसका पालन करते हुए ही कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बात कहना उचित नहीं है कि कोई तैयारी नहीं थी। पूरे विश्व में किसी की तैयारी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मुकाबला महाराष्ट्र कर रहा है, और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर का शहर, मुंबई जैसे शहर में बसा है, जहाँ पे हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में लोग आकर प्रदेश से आते हैं और उतर के यहाँ से विभिन्न विभिन्न राज्यों में जाते हैं और विभिन्न विभिन्न शहरों में वो प्रस्थापित होते हैं। ऐसे वक्त में ऊपर इसकी जो संख्या है ये इतनी बड़े पैमाने पर जो दिख रही है, आज अगर हम तुलना करें कोई भी बड़े देश के, कोई अगर एक शहर की और राज्य की, तो उसकी तुलना में बहुत कंट्रोल करने का काम किया गया। दिल्ली की 2 बार आईसीएमआर की टीम आई, उन्होंने ये भी सतर्क हमको कहने का काम किया था कि यही हालात रहे तो 15 मई तक की इसकी संख्या 1,00,000 सवा लाख के ऊपर जाएगी। और आपने देखा होगा कि आज इसको सीमित करते हुए हमने 40,000 तक के आंकड़े रखने में हम लोग कामयाब हो गए, जिसमें सिर्फ 34,000 लोगों को बाधा हुआ है और 12 से 13,000 लोग अच्छी तरह से सुखरूप अपने घर में इसके ऊपर मात करते हुए गए हैं। तो मुझे लगता है कि नाकामयाबियां से बात करना ये उचित नहीं होगा। जरूर चीजें कुछ जैसे जैसे नजर में आती है, जैसे जैसे चीजों में हम डीपली जाते हैं तो उसमें सुधार करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई निर्णय के प्रति अगर सुधार हो रहा है और उसमें अगर हमको कामयाब हो रहे हैं तो उसको नकारात्मक रूप से न देखते हुए सकारात्मक रूप से देखने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, आपका धन्यवाद करूं उससे पहले एक जानकारी जरूर आपसे चाहेंगे सचिन जी। जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है कि कल से उड़ानों की शुरुआत हो रही है, क्या महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर हामी भर दी है? आज ही राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार ने एक तरफी निर्णय लिया है। हालांकि कोऑर्डिनेशन होकर हुआ होता तो और अच्छा होता था, उसके बारे में वो खुद उसके बात करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने इसमें ये स्पष्ट कहा कि केंद्र से भी उन्होंने विनती की है कि विमान सेवा शुरू करने के पहले राज्य को और विशेष तौर के ऊपर मुंबई और महाराष्ट्र को थोड़ा बहुत वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि आए हुए जो यात्री है उनको हम प्रॉपर स्क्रीन कर पा रहे हैं कि नहीं,
आए हुए लोग किस तरह से आ रहे हैं, कौन से लोग से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब चीजें देखें। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज जो भी यात्री आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पूरी सिस्टमैटिकली क्वारंटाइन करने की व्यवस्था हमने प्राइवेट होटलों में की है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में की है। तो कल उठकर अगर विभिन्न राज्य से भी अगर लोग आते हैं तो उसको कुछ तो भी एक मैकेनिज्म या एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने वक्त मांगा है। मुझे लगता है आज रात तक के उसके स्पष्टीकरण उनके कार्यालय के माध्यम से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रवक्ता शिवसेना हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे थे, मुख्यमंत्री ने यहां जनता को संबोधित किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के उड़ानों की आवाजाही शुरू होगी या नहीं होगी महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार से अपील की गई है और थोड़ा सा वक्त अभी इसमें और लगने जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस की। जी हां, आपको बता दें गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को लेकर नई गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं। 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने की शर्त को अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि ये जो खर्च है वो सरकार नहीं उठाने जा रही है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखने की शर्त को अनिवार्य किया गया है। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि सरकार के द्वारा ये खर्च नहीं उठाया जाएगा। इसी विषय पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश केसवानी। डॉक्टर प्रकाश, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हालांकि अब सरकार ने तो कह दिया है कि क्वारंटीन का खर्च वो नहीं उठाने जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट क्वारंटीन जो होते हैं वहां पर एक व्यक्ति को कितनी देखभाल मिल पाती है और क्या वो पूरी तरह से सजग या भली प्रकार से काम करने में सक्षम होते हैं? देखिए कि क्वारंटीन होना तो जरूरी है। कोई भी आदमी विदेश से आता है, पहले भी अपन देख चुके हैं कि शुरुआत में भी जो ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ विदेश से हुआ। बाहर से आने वाले के लिए क्वारंटीन होना इसलिए जरूरी है कि बाकी लोगों में भी इन्फेक्शन ना फैले, प्लस वो आदमी घर पे जाएगा और बाकी लोगों को भी उससे रिस्क होगी इन्फेक्शन होने की। तो ये एक तो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है कि विदेश से आने के बाद 14 दिन के लिए अपन क्वारंटीन करते हैं। अब रहती है सुविधाओं की और खर्च की बात। देखो, सुविधाओं का ऐसा है कि जो आम पब्लिक के लिए, जैसे भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं गाँव से यहाँ से, उनके लिए सरकार स्कूलों में या ऐसी जगह पे विचारों के लिए कर देती है क्वारंटीन, जहाँ की उनका रहने खाने पीने का सिंपल सा बंदोबस्त हो। लेकिन विदेश से आने वाला आदमी अगर कोई आता है और अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं पे भी क्वारंटीन होता है, होटल्स वगैरह में, या टेस्ट करवाता है, तो इसका खर्चा सरकार के लिए उठा पाना कोई तर्कसंगत भी नहीं है और मेरे ख्याल से मुश्किल भी है। जी, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश केसवानी हमसे बातचीत करने के लिए। तर्क संगत भी नहीं है और शायद यही वजह है कि सरकार ने यहाँ पर अपने हाथ खींच लिए हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने की शर्त को अनिवार्य कर दिया गया है। खर्च यहाँ पर सरकार नहीं उठाने जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जितने भी यात्रियों को लाया जा रहा था उन्हें सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जा रहा था, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अमूमन ये माना जाता है कि एक कोरोना पेशेंट की देखभाल, उसका इलाज करने में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है और ऐसे में क्वारंटीन सेंटर्स में भी काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो ऐसे में गाइडलाइंस में कहा गया है कि 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने की शर्त जो है वो अनिवार्य की जा रही है। इसके अलावा जो खर्चा है वो सरकार नहीं उठाने जा रही है। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।